आज हम स्टूडेंट्स ग्लास क्लोरीमीटर, बॉम्ब क्लोरीमीटर, हैसेस लॉ और बोन हाइबर साइकिल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ग्लास क्लोरीमीटर से रिलेटेड है, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लास क्लोरीमीटर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ग्लास क्लोरीमीटर से हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली फाइंड करते हैं एंथैल्पी। अब कौन कौन सी एंथैल्पी फाइंड की जा सकती है? इससे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, इससे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इससे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। कौन से रिएक्शन? जो लिक्विड फेज़ में होंगे, ठीक है, जो किस में होंगे, जो लिक्विड फेज़ में होंगे। लिक्विड फेज रिएक्शंस की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम फाइंड कर सकते हैं ग्लास क्लोरीमीटर में। तो ये आप स्टूडेंट याद रखिएगा। सेकंड, यहाँ पे जो क्लोरीमीटर होता है उसको ऊपर से लिड से बंद किया गया होता है, यानी कि उस सिस्टम का जो प्रेशर होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। प्रेशर यानी कि क्या होता है, कांस्टेंट। तो फिर डेल्टा पी जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेशर क्या रखा हुआ है, वो कांस्टेंट है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो एंथैल्पी फाइंड करने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू M क्रॉस S क्रॉस डेल्टा T। यहाँ पे Q क्या है, हीट है, और M क्या है यहाँ पे, मैस ऑफ रिएक्टेंट, S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट इसे कहते हैं, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। सही हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो अल्फ़ा ऑप्शन है ये एक्यूरेट है। बीटा में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और चार्ली पे यहाँ पे डेल्टा पी कैन नॉट बी ज़ीरो। तो ये वाली ऑप्शन जो है ये गलत है, जबकि डेल्टा में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय इट, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर फिर बन रहा है वो क्या होगा, वो चार्ली होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, कि विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट फाइंड करने का जो स्टूडेंट फार्मूला है वो हम कहाँ से निकालते हैं, ग्लास क्लोरीमीटर में जो एंथैल्पी फाइंड करने के फार्मूला है। तो वो Q किसके इक्वल होता है, M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई क्या है, डेल्टा T। तो यहाँ से S का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए M और डेल्टा T तरह के डिवाइड हो जाएंगे, तो Q ओवर क्या आ जाएगा, M मल्टीप्लाई डेल्टा T। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है। अब इसके यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो देखें Q हीट है, हीट के यूनिट क्या है स्टूडेंट, जाउल है। ठीक हो गया। जबकि मैस के यूनिट क्या है जी, ग्राम है, और स्टूडेंट टेम्परेचर का यूनिट क्या है जी, केल्विन है। तो यहाँ पे फिर यूनिट्स क्या बनते हैं, यूनिट्स बनते हैं जाउल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस यूनिट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है, तो तब जो हीट जाउल में प्रोवाइड करेंगे आप उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, या फिर उसे क्या बोलेंगे, जाउल पर ग्राम पर केल्विन बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट का फार्मूला ये है, ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या हैं, जाउल पर ग्राम पर केल्विन। इसके अलावा जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो कितनी होती है, 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर हो, उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है, तो फिर हम उसे कितनी हीट देंगे, 4.2 जाउल देंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये स्टेटमेंट में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर होगी, तो वो कितनी होगी, 4.2 जाउल होगी। बात की समझ लगी ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें तो अल्फ़ा, बीटा और चार्ली ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन डेल्टा ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या बनता है, वो डेल्टा होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बॉम्ब क्लोरीमीटर से रिलेटेड है, कि विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट बॉम्ब क्लोरीमीटर। तो बॉम्ब क्लोरीमीटर के बारे में स्टूडेंट आपने याद रखना है कि बॉम्ब क्लोरीमीटर एक ऐसा क्लोरीमीटर है जिससे हम क्या फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। किसकी फाइंड करते हैं जी, फूड की फाइंड करते हैं, इसके अलावा फ्यूल की फाइंड करते हैं, इसके अलावा पेपर की फाइंड करते हैं। ठीक है ना। हमने सुना होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में इतनी कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम लिपिड्स में इतनी कैलोरीज होती हैं।
तो हर सब्सटेंस के अंदर जो है वो अमाउंट एनर्जी की फिक्स होती है, जिसे आप कैलोरीज बोलते हैं ना। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इसे आप क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो भी हम इससे क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं, किसकी, सॉलिड की या लिक्विड की फाइंड करते हैं। ओके हो गया। अब चूंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सॉलिड है या लिक्विड यूज़ हो रहा है जिसकी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड कर रहे हैं, इसलिए सॉलिड और लिक्विड को हीट अप करने से इनके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, यानी कि डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो जब डेल्टा वी ज़ीरो होगा तो फिर डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, डेल्टा ई के इक्वल होगा। ये हमने एंथैल्पी में पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर फूड को, फ्यूल को या पेपर को आप बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर बर्न करते हैं तो उससे जो हीट निकल रही है, जो एंथैल्पी है, वो बेसिकली उसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, कैलोरीफिक वैल्यू के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे आपने याद रखना डेल्टा वी ज़ीरो है, इसलिए डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या है, वो इक्वल है। और यहाँ पे बॉम्ब के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रखा जाता है वो कितना होता है, वो 20 एटमॉस्फेयर होता है। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर स्टूडेंट क्या बन रहा है, यहाँ पे बेस्ट आंसर डेल्टा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हमने हीट फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या रखा हुआ है, सी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब आप उसको डिस्कस करें तो उसमें पूरा टॉपिक जो है वो आपका रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ऑप्शंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो बॉम्ब कैलोरीमीटर का सारा का सारा पॉइंट है, वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, सिवाय कि इसके हीट कैपेसिटी के। क्लियर हो गया। तो हीट कैपेसिटी को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि सी क्या है स्टूडेंट, हीट कैपेसिटी सी किसके इक्वल होगा, क्यू ओवर डेल्टा टी के इक्वल होगा। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, किलो जाउल, और टेम्परेचर के यूनिट्स क्या हैं, केल्विन। तो फिर इसके यूनिट्स क्या बन गए, किलो जाउल पर केल्विन, ये इसके क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। बात की समझ लगी ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक तो ये इंफॉर्मेटिव यानी कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप देखें बॉम्ब कैलोरीमीटर के नीचे जो न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ग्रेफाइट की एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल्स भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हेसेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। हेसेस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो हर स्टेप की एंथैल्पी का अगर हम सम अप कर लें तो वो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। मिसाल के तौर पे कि कोई रिएक्टेंट ए है, ये कन्वर्ट होता है बी प्रोडक्ट में, और ये ओवरऑल रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो डेल्टा एच है। अब ये रिएक्शन जो है ये मल्टीपल स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो ए है ये कन्वर्ट होता है सी में, तो इसकी एंथैल्पी क्या है, डेल्टा एच वन। फिर सी कन्वर्ट होता है किसमें, डी में, इसकी जो एंथैल्पी है वो क्या, डेल्टा एच टू। और फिर डी कन्वर्ट होता है किसमें, बी में, और इसकी एंथैल्पी क्या है, डेल्टा एच थ्री। तो इन सारी एंथैल्पीज को अगर हम जमा कर लें तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री के इक्वल होगा। बात की समझ लगी। यानी कि जो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो हर स्टेप की एंथैल्पी के सम के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, चाहे आप बी से ए में जाएं या बी से डी, सी और ए, जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच जो है वो इस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, इस पाथ ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। चाहे ए से बी में जाएं या बी से ए में जाएं, जिस मर्जी पाथ से, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर हो गया। अब ये प्रोसेस एक साइकिल में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सारी एंथैल्पीज को अगर आप जमा कर लें, डेल्टा एच एक साइक्लिक प्रोसेस में है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। मतलब क्या है कि जो इधर आंसर होगा, जो इधर आंसर होगा, ये इक्वल होंगे, कट जाएंगे तो आंसर जीरो आएगा। या जीरो का यहाँ मतलब ये है कि एक साइक्लिक प्रोसेस की जो एंथैल्पी है उसका तमाम एंथैल्पीज का सम जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। जीरो का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट बेस्ट आंसर बन रहा है वो क्या होगा, वो हमारा ये अल्फ़ा आंसर जो है ये बेस्ट होगा। क्लियर हो गया। इसको मैथमेटिकली हम या ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या इस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट हेसेस लॉ से रिलेटेड एक और तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारी बुक में दो एग्जांपल्स हैं। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कास्टिक सोडा और CO2 का, और दूसरा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ CO2 है। अब हमें पता है कि स्टूडेंट यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से,
और ये क्या बनाता है CO2, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा CO2 बनाएगा। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है डेल्टा H उसने क्या है वो किसके इक्वल है, वो S के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बन रिएक्ट करेगा हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी डेल्टा H1 उसने पूछी है कि वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। सेकंड स्टेप में क्या स्टूडेंट कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वल है, वो R के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ के टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो किसका सम है, हर स्टेप की एंथैल्पी के सम के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, S है, ये डेल्टा H1 आपने फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू कितनी है, R है। तो डेल्टा H1 फिर किसके इक्वल आ गया, S माइनस R के। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर फिर क्या बनता है, वो डेल्टा हमारा बेस्ट आंसर होगा S माइनस R। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस तरह आपसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन हो सकती हैं। ओके जी, तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं बोर्न हाइबर साइकिल। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपने बोर्न हाइबर साइकिल जो है इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। ये क्या है स्टूडेंट, ये एप्लीकेशन है किसकी, हेसिस लॉ की है। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपने याद रखना है। सेकंड, इससे हम डिटरमिन करते हैं लैटिस एनर्जी। इससे हम क्या डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन लैटिस एनर्जी फाइंड करते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है कि जब गैशियस कैटआयन, जब क्या होते हैं गैशियस कैटआयन आपस में ज्वाइन होकर क्या करें, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाएं और वो स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तब जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसे आप क्या बोलेंगे, आप उसे लैटिस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, और अगर 1 मोल आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो गैशियस आयन में, तब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी आप उसे क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो NaCl की जो लैटिस एनर्जी है उसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है -787 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, अगर क्या हो गैशियस आयन से क्या बन रहा है, NaCl, और अगर NaCl से गैशियस आयन्स बन रहे हैं तो फिर ये वाला साइन क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को सम अप करते हैं किसमें, डेल्टा HX, और यहाँ पे प्लस हम करते हैं क्या साथ, लैटिस एनर्जी। ठीक हो गया। तो लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करने का, इसको रीअरेंज कर लेंगे, यानी कि डेल्टा F में से क्या होगा, डेल्टा HX माइनस कर देंगे, तो ये वाली ऑप्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास क्या सोडियम है, ये हाफ मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा बेटे, ये NaCl बनाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी है बेटा, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -411 होती है। अब ये एक जो है वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, पहले ये सोडियम जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये गैशियस एटम में, और ये क्या होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर ये गैशियस एटम को आप क्या करेंगे, आयोनाइज कर देंगे, तो ये गैशियस आयन बन गया, इसे आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोलेंगे। और इसी तरह फिर इसको आप गैशियस एटम में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या होगी बॉन्ड एनर्जी, या इसे आप एटमाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में। तो यहाँ पे ये गैशियस कैटाइन और एनाइन ये मिलके क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड, तो इसे आप क्या बोलेंगे, ये लैटिस एनर्जी होगी। ये क्या होगी, ये लैटिस एनर्जी होगी। तो आप जो देखें जो डेल्टा HF है ये सारी एंथैल्पी का क्या होगा, सम होगा। ये वाली इक्वेशन जो है ये किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने ब्रीफली ये सारा टॉपिक डिस्कस किया। तो अल्फा ऑप्शनल लैटिस एनर्जी इज डिटरमिन्ड बाय गिवन इक्वेशन, तो ये ठीक है। सेकंड लैटिस एनर्जी जो है वो डेल्टा HF माइनस डेल्टा HX है, तो ये भी फार्मूला ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे सोडियम जो है वो हाफ मोल क्लोरीन से रिएक्शन करके 1 मोल कंपाउंड बना रहा है, तो ये इक्वेशन जो है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की है। तो यहाँ पे डेल्टा HF होगा, वैल्यू ठीक लिखी हुई है लेकिन ये क्या होगा, डेल्टा HF होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, किसके रेफरेंस से, इस साइन के रेफरेंस से। ठीक हो गया। जबकि क्लोरीन गैशियस एटम है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितनी 349 किलो जॉल पर मोल हीट रिलीज होगी, इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, आप इसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलेंगे। ठीक है। तो इसका ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका साइन जो है वो नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या बन रहा है स्टूडेंट, वो चार्ली हमारा बेस्ट आंसर।